स्वागत है आप सभी का। शाम के 4:30 बजने वाले हैं। वक्त है उत्तराखंड लाइव का और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जोहार घाटी को जोड़ने वाला पैदल रास्ता छिरकिना के पास भारी ग्लेशियर के टूटने से बंद हो गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाला ये पैदल रास्ता है और इसके बंद होने से अब सेना, आईटीबीपी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से सेना और आईटीबीपी के जवानों के लिए रसद यानी कि खाने पीने का सारा सामान जाता है। इसके साथ ही नंदा देवी की पूजा के लिए 13 गांवों के 1000 से ज्यादा लोग भी फंसे हैं जो पूजा के लिए यहां गए थे। प्रशासन ने रास्तों को खोलने के लिए मुनस्यारी से मजदूरों की टीम को रवाना किया है, लेकिन इलाका बहुत ज्यादा दुर्गम है, पैदल ही चलना है, सारा साजो सामान लाद कर ले जाना है, तो ऐसे में छिरकिना तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा ग्लेशियर यानी कि हिमालय का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट कर गिरा है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो देखिए जरा, क्योंकि ये पैदल रास्ता है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अगर सामान ले जाना है तो उसके लिए आपको कोई गाड़ी मिलेगी। जो भी ले जाना है खुद ढोकर ले आना है, खुद लाद कर ले जाना है। लेकिन ऐसे रास्ते में जहां इंसान के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल है, वहां आप सामान कैसे पहुंचेगा? क्योंकि इसी रास्ते से हमारे सेना के जवानों की बात करें, आईटीबीपी के जवानों की बात करें, उनके लिए खाना पीना, राशन पानी जाता है। और चमोली की बात करते हैं तो चमोली के तेफना गांव में 22 अगस्त को कोशा गांव के लिए निकले दंपति का 11 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। सोमवार को पुलिस की खोजबीन में जुमा के पास कार जरूर मिली, लेकिन दंपति का अब तक कोई पता नहीं है। पुलिस ने दंपति के धौली नदी में बहने की आशंका जताई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, क्योंकि जिस हालत में ये कार मिली है तो उससे यही अंदेशा है कि जो दंपति इसमें सवार थे वो इन तेज लहरों में बह गए। तो 22 अगस्त को कोशा गांव के लिए ये दंपति निकले थे, लेकिन उसके बाद से इनका कहीं कोई पता नहीं चला। कार मिल गई है लेकिन अभी उन दोनों का पता नहीं है, तो आशंका यही है कि कुछ अनहोनी उनके साथ हुई है। और अब बात करेंगे परीक्षाओं की। तो आखिरकार उत्तराखंड में विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम कराने जा रही है। भरसार विश्वविद्यालय जहां परीक्षा करवा चुका है, वहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो सभी 22 विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है। कोविड काल में परीक्षा को लेकर जो संशय था, जो कंफ्यूजन था, वो खत्म होता जा रहा है। राज्य सरकार और यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा कराने का फैसला ले लिया गया है। दून विश्वविद्यालय के मुताबिक पहली बार वो ऑनलाइन एग्जाम करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए 700 से ज्यादा बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर ऑफलाइन एग्जाम यानी कि जो सामान्य तौर पर परीक्षाएं देते थे अब तक, उस तरह की ही परीक्षाएं दी जाएंगी। तो श्रीदेव सुमन दून विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी 14 सितंबर को अपनी परीक्षाएं कराने जा रहे हैं। 14 सितंबर से उसके आगे जिसके जितने विषय हैं परीक्षाएं उस हिसाब से होंगी। तो 14 सितंबर से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो 14 सितंबर से एग्जाम कराने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशन की जहां तक बात है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की या स्टेट गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए जो एग्जाम कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि एक कक्ष में, परीक्षा कक्ष में कम से कम छात्रों को रखा जाए। विशेष ध्यान रखेंगे कि कोविड से कोई समस्या खड़ी न हो। इस बीच में एमएचआरडी का जो नियम आए थे उसके हिसाब से 30 सितंबर तक परीक्षाओं को संपन्न कराना था। उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। तो कोरोना काल में ये परीक्षाएं होंगी तो इसके लिए गाइडलाइंस के मुताबिक ही परीक्षाएं कराएंगे विश्वविद्यालय। और इसके बाद अब कॉलेजेस के खुलने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। तो ऐसे में जो कॉलेज वीरान पड़े थे, जहां छात्रों की आवाजाही बंद थी, अब वहां छात्र संघ चुनाव की मांग भी उठने लगी है। कोरोना के कारण प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कैंपस वीरान हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से अब ये वीरानी छटने की उम्मीद है, क्योंकि नए एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। छात्र नेताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा भी परवान चढ़ने लगी है। छात्र संघ की तैयारी कर रहा था और मुझे काफी निराशा हुई कि ये कोरोना नामक महामारी जो आई हमारे इस पूरे विश्व में, इससे देखा जाए कि काफ़ी कार्य रुक गए हैं हमारे, और इससे हमारे छात्र संघों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के कारण निराश हो चुके इन छात्र नेताओं की इच्छा एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच नए एडमिशन से लेकर छात्र संघ चुनाव तक की गहमा गहमी रहती है,
लेकिन इस बार कोरोना के कारण 5 महीने से कॉलेजेस बंद हैं। लिहाजा कॉलेजेस में वो रंगत गायब थी। खास बात ये है कि अब नेता बनने का ख्वाब देख रहे तमाम स्टूडेंट्स को छात्र राजनीति से निकले पुराने लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। जो गाइडलाइन आ रही है उसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पूरे देश भर में खोली जा रही है और जो छात्र संघ का चुनाव है लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम है। इससे एक नई छात्र राजनीति और नया नेतृत्व उभर करके आता है। तो मैं मानना है कि अगर चाहे कुछ भी करा जाए लेकिन छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 60 से ज्यादा कॉलेजेस में छात्र संघ के चुनाव होते हैं और इन चुनावों के लिए छात्र नेता बड़े ख्वाब सजाते हैं। ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइंस में ढिलाई इनके ख्वाबों में पंख लगा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। चलिए और अब बात करते हैं डॉक्टर्स की नाराजगी की। तो डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं और गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव के साथ जो उनकी बातचीत होगी, जो बैठक होगी, सबकी निगाहें अब उस पर टिकी हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के सुर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लेकर एक हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि सरकार को डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। तो बीजेपी भी मान रही है कि एक दिन की तनख्वाह काटने का जो फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से, उस पर फिर से विचार होना चाहिए। कि उनकी एक दिन की सैलरी कटने के बजाय उनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। देखो लाइफ का रिस्क है यहाँ। बेटा बाप को छोड़ दे रहा है, बाप बेटे को छोड़ दे रहा है इस कोरोना काल में, जब लोग इतने अनावश्यक तरीके, अनावश्यक भय है। मैं इसीलिए तो लोगों के बीच में चला जाता हूँ। मैं मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष जी के बिहाफ पर जरूर सरकार से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की तनख्वाह को काटने के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। तो दरअसल डॉक्टर्स की और नर्सिस की 4 मांगे हैं और इसको लेकर आज से उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है और गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव से बात होगी तो उसके बाद ही आगे क्या कुछ फैसला होता है देखना होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर मनोज वर्मा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य सचिव से जो बात होगी तो हल जरूर निकलेगा। हमारे 5 मांगों के संदर्भ में कल डीजी मैम से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि सचिव साहब ने हमें बृहस्पतिवार शाम को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। कल डीजी मैम से हुई मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि आपकी 5 मांगें जायज़ हैं, बिल्कुल एक दिन का वेतन कटना कहीं से न्याय संगत नहीं है। सभी पीजी अध्ययनरत छात्रों को पूरा वेतन दिया जाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम से कम या फिर समाप्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक ने जो बदतमीजी डॉक्टर के साथ की है उसकी निंदा डीजी मैम ने भी करी और सभी जांच तरीके से करी जाएंगी और जांचों के लिए एक एसओपी बनाने का उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी जांचें इस तरह की मौतों की होती हैं उसके लिए एक एसओपी बनाई जाएगी जिससे कि जांचें ठीक से हों। तो उधर नैनीताल में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आज काली पट्टी बांधकर काम करता हुआ नजर आए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मांगों पर अगर सरकार गौर नहीं करती है तो ऐसी मुश्किल घड़ी में उनको भी कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। कि अगर नहीं मानती है सरकार तो हो सकता है हमें बाकी सेवाएं रद्द करके केवल इमरजेंसी चलानी पड़े। लेकिन चूंकि अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो हमें सरकार के साथ ही रहना है, देश के साथ रहना है, इसलिए हम पूरी तरीके से स्ट्राइक पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि हमारे मनोबल पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो टिहरी में भी डॉक्टर्स और जो नर्सिस थे या जो भी मेडिकल स्टाफ है वो भी नाराज नजर आया है। उनका कहना है कि कमी किसी भी चीज की हो, व्यवस्थाओं की कमी हो, सुविधाओं की कमी हो, लेकिन सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पर डालकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और जो पीजी के छात्र हैं उनको भी सैलरी आधी दी जा रही, जबकि इस मुश्किल दौर में पूरा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ मांगे जिसको लेकर टिहरी में भी डॉक्टरों का विरोध देखने को मिला है। और जो आश्वासन भी मिला है सचिव सर से कि बात करने के बाद उसको देखा जाएगा और उस पर जो भी अमल में लाया जाएगा। और वहीं इन मांगों पर स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि डॉक्टर से बात की जाएगी और वो अपील कर रहे हैं डॉक्टर से कि फिलहाल ये मुश्किल हालात हैं तो ऐसे में सरकार और शासन का सहयोग करें। हमारे जो डॉक्टर्स के कई सारे इश्यूज उनके द्वारा उठाए गए हैं। डीजी हेल्थ के द्वारा कल काफ़ी डिटेल में मीटिंग हुई है एंड संभवतः इसी हफ्ते हम लोगों की अपनी मीटिंग होगी। हमारा तो यही अपील है कि सभी इस वक्त डॉक्टर्स का बहुत सम्मान कर रहे हैं। लगातार हमारे जो पूरे हेल्थ पर्सन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस कठिन घड़ी में पूरा वो गवर्नमेंट का भी साथ देंगे और हम गवर्नमेंट हमेशा ओपन है उनकी बातें सुनने का। जो एक दिन की सैलरी का डिसीजन लिया गया था ये माननीय मंत्रिमंडल का ही निर्णय था। सो अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो अगेन चेंजेस माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा।
वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी विधायकों में आपसी बैठक की चर्चा के बीच इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है तो विधायक आपस में बैठक करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि विकास के काम हो नहीं रहे और विधायक इस बात से चिंतित है कि वो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे। जनता पार्टी में उपजा विद्रोह इस बात का प्रतीक है कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मांग की है कि नेतृत्व बदला जाए और वो अपनी बैठकें लगातार कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि न विकास कार्य हो रहे हैं राज्य में, न उनकी बात प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की अवैध खनन में गिरफ्तारी से भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी ऑफिस पहुंची, जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस का सीधे सीधे आरोप है कि सत्ताधारी दल से जुड़े नेता कायदे कानून को दरकिनार कर अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि बीजेपी नेता माफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। खनन बंद करो। जिस तरह के अपने आप को साफ सुथरी कहती है, लेकिन काम उसके करनी और कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है, वो पिथौरागढ़ में जिस तरीके से भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी अवैध खनन में हुई है उससे साफ झलकता है। चमोली के सिमली पावर स्टेशन से नंदप्रयाग तक बनने वाली 19 किलोमीटर की 33 केवी की वैकल्पिक विद्युत परियोजना का निर्माण 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारी ठेकेदारों की मिली भगत से ये काम अटका हुआ है। विभाग ने इस परियोजना में कुछ पोल भी लगाए, लेकिन वो जंग खाकर खराब हो गए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शिकायत के बावजूद कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। 2012 में इसके टेंडर हुए थे, लाखों रुपए की ये योजनाएं थी, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। आधा अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार भाग गया। विभाग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जनता को इसका फल भुगतना पड़ रहा है 2012 से आज तक। मुआवजे को लेकर कहीं पे लाइन इस पर डिस्प्यूट चल रहा है और सेकेंडरी वर्क्स हमारी एक यूनिट है जो देहरादून में ही स्थापित है, उसको ही लाइन बनाने की और अभी तक बन नहीं पाई है। इस पत्राचार भी कई बार किया जा चुका है और मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन वहाँ से भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है इसकी। कोटद्वार में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक यूपी के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आरोपी युवकों में से एक युवक नाबालिग लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। तो ये जानकारी मिली है कि लड़की को बहला फुसलाकर प्रेमी ने कोटद्वार से नगीना बुलाया। इस दौरान पहले प्रेमी ने लड़की से रेप किया, फिर उसके दोस्तों ने भी लड़की का शोषण किया। लड़की की शिकायत पर कोटद्वार कोतवाली में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने नगीना से गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/8/2020 को यहाँ कोटद्वार क्षेत्र की एक पीड़ित ने जिसके बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ था, हमारे थाने में मुकदमा लिखवाया गया। जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो एक घटनास्थल पूरा नगीना देहात थाना क्षेत्र का पाया गया। हम लोगों ने टीम गठित की कप्तान मैडम के निर्देशन में और उसमें हमने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में मान्य। और पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और ऐसे में जो भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जो प्रमुख घाट हैं, वहां पर लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पहुंचने लगे हैं। जो ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, यहाँ भी लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो कोरोना काल है, तो ऐसे में भीड़ थोड़ी कम जरूर होगी, तो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि नियमों का पालन करते हुए पिंडदान करने यहाँ आए। तर्पण का इस साल भर में जो है एक विशेष दिन आते हैं जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा पिता बुढ़ा 3 गोत्रों के जो है इसमें तर्पण दिए जाते हैं और इस तर्पण को देने से जो हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष की कामना के लिए जो है हम जो है इन तर्पणों को देते। और वहीं हरिद्वार में भी कोरोना काल में पितृपक्ष के तर्पण की यहाँ पर अनुष्ठान हो रहे हैं। पुजारी कोरोना के नियमों का पालन कराते हुए श्राद्ध पूजा करा रहे हैं। पितृपक्ष पर कोरोना की मार। सूने दिख रहे हैं गंगा के घाट। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालु पितृपक्ष की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। आम दिनों में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में भगवान नारायण कंठ से लेकर नाभि तक एक शिला के रूप में विद्यमान है,
जिनके दर्शन भर से और जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल, गंगा जल मिश्रित दूध से तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति प्रदान होती है। इसमें विशेष तौर पे अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि आदि करना, गाय को भोजन कराना, गौदान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, ये सब श्राद्ध के स्वरूप हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्ति अपनी श्रद्धानुसार और सामर्थ्य अनुसार करता है। कोरोना को देखते हुए नारायणी शिला मंदिर में सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। कोरोना काल में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन मंदिर व्यवस्था से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बढ़िया, मंदिर में अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? मसूरी से। मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? यहाँ पर पितरों का श्राद्ध होता है, इधर हरिद्वार के पास तो पंडित जी ने कहा वहाँ जाएंगे और वहाँ कराएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में श्राद्ध पक्ष से पहले दिन घाटों पर मंदिर में पूजा अर्चना तो की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वो रौनक नहीं दिखाई दे रही जो पहले दिन दिखाई देनी चाहिए थी। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और वहीं विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर समिति और निर्वाणी अखाड़े ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज तमाम नियमों का पालन करते हुए कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गए हैं। यह था जो यहाँ आके भोलेनाथ एकांत बैठ गए थे और यही स्थान पर कंठ की आकृति में शिवलिंग है, उसी हिसाब से इनको नीलकंठ मानते हैं। हाँ, आत्मा संतुष्ट होती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है प्रभु की कृपा से। नैनीताल में अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मुकुल सती ने कुमाऊं मंडल की ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा की। इस दौरान 350 स्कूलों के प्रधानाचार्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अब तक बच्चों को पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का ऑनलाइन ही टेस्ट लें और बच्चों के सवालों को और बेहतर तरीके से समझाने का काम करें। साथ ही अपर शिक्षा निदेशक ने कहा कि 80% छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो 20% छात्र हैं जो नेटवर्क की वजह से तमाम और दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनको वर्कशीट से पढ़ाने का काम हो। एलटी के पदों को भरने के लिए आयोग को पूरा अध्याचन भेज दिया है। बहुत जल्दी आयोग उसमें से विज्ञापन निकालेगा और शिक्षकों की भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। प्रमोशंस की लिस्ट निकल चुकी है। प्रमोशन में अभी जो हमारी ऑनलाइन हमारी इस समय उनको पदस्थापन का होना है, वो प्रक्रिया भी डायरेक्टर द्वारा स्टार्ट की गई है। देश भर में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा हो रही है। कोरोना काल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में से इस परीक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खास व्यवस्था की है। देहरादून में भी परीक्षा का आयोजन हुआ। पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्जाम से लौटे बच्चे काफी खुश थे। उन्होंने बताया कि सेंटर में जो भी नियम है कोरोना काल के, उन सबका पालन किया गया है। सेंटर के अंदर तो मेंटेन थी और प्रॉपर सैनिटाइजिंग भी थी। बाकी एग्ज़ाम काफ़ी सही था। नहीं, एसओपीज पूरी फॉलो हुई थी एंड पेपर भी काफ़ी इजी था। मैथ्स के क्वेश्चंस भी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही थे, लाइक हो गया था क्वेश्चंस। कहना चाहोगे कुछ, क्योंकि सेंटर्स में पूरी व्यवस्था है इस बार? नहीं, कि अच्छा था, लाइक सारा एसओपीज वगैरह सारी फॉलो हुई थी एंड लाइक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी 2-2 सीट्स का गैप था। तो और उधर नैनीताल की नैनी झील में भी 5 महीने बाद रौनक लौटी है। चप्पू चलने लगे हैं झील में। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने सभी नाव और लाइफ जैकेट को सैनिटाइज कर झील में संचालन शुरू कर दिया है और बोटिंग शुरू होते ही पर्यटक भी खुश हैं। तो पर्यटक अब नौका विहार का यहाँ पर आनंद लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये साफ कहा गया है कि जो नियम है कोरोना के, उनको सख्ती से मानना होगा, उनका पालन करना होगा। हमें आए हुए यहाँ पे, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। हम इसका इंतज़ार करते कब बोटिंग खुलेगी। फाइनली खुल गई, अच्छा लगा। सिर्फ बोटिंग के लिए आता हूँ और यहाँ नज़ारों के लिए। अब की बार जो आया था बोटिंग बंद सुन के बहुत अफसोस हुआ, मगर उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन बोटिंग हमें मिल जाएगी जाते जाते। कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, घूमने के सैलानी आते हैं, उनके प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, उनका टेम्परेचर नोट करें, ताकि यार किसी को कुछ फीवर होता है या कुछ होता है तो उसका तत्काल ये बीडी पांडे हॉस्पिटल में संपर्क करें या हमें बताएं। जो इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, वो गाइडलाइनों का हम नियमों का पालन करेंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा हम अपनी तरह से पूर्ण पालन करेंगे।
रामनगर के क्यारी खाम में तितली त्यार का आज आगाज हो गया है। ये त्योहार तितलियों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। लैंडस्केप में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तितलियों को यहाँ के स्टेक होल्डर्स अब व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं, जिससे पर्यटक यहाँ तितली देखने आए और इन तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी जुटा ले जा सके। स्थानीय स्तर पर इसको जो है थोड़ा सा प्रमोट करें और इसको मार्केट करने की कोशिश करें, तो जहां इससे एक संरक्षण होगा तितलियों का, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तितली त्यार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया। वो यहाँ से तितली गणना की शुरुआत करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें देश के 24 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें 50 संस्थाओं की मदद ली जा रही है। इससे हमें तितली की संख्या के बारे में पता चलेगा और जिसको हम ट्रेंड्स कहते हैं कि तितली की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका इजाफा होगा, और अगर कम हो रही है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 15 सितंबर तक चलने वाले इस त्यार से यहाँ स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि तितली त्यार की महक देश विदेश तक पहुँचेगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। उधर रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बहुत दिन से एक बाघिन की चहलकदमी दिखाई दे रही है। अब इस बाघिन का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अपने शावकों के साथ अपने बच्चों के साथ सड़क पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो कोसी बैराज चौकी के टेढ़ा रोड का ये वीडियो है। तो अब ये अच्छी खबर भी है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से सड़क पर या ऐसे आबादी के नजदीक आ रहे हैं, तो उससे लोगों की चिंता भी बढ़ी हुई है। उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तो खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है आज, और ऐसे में शहीदों को आज याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो विधायक पुष्कर धामी, राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता समेत अन्य संगठनों के लोगों ने आज शहीद स्मारक में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जो हमारे खटीमा में गोलीकांड हुआ, उसी गोलीकांड के कारण से उत्तराखंड राज्य बना। और सही मायने तो खटीमा का जो गोलीकांड है और खटीमा की जो धरती है, वो उत्तराखंड की जननी है। मेरे दोनों पक्षों से अनुरोध है कि अभी से कल से ही यहाँ जो है बिल्डिंग जो पुरानी तहसील में जहाँ से आस्था लोगों की जुड़ी है, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ से खून का कतरा बहा है, वहीं पर इसकी बिल्डिंग तुरंत। हम प्रतिवर्ष की तरह आज भी यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और उनके परिवार के और उनके लिए जो है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे। उनके सब उत्तरकाशी बाड़ाहाट नगरपालिका में बीते 2-3 साल से तांबाखाना सुरंग के बाहर वाली 300 मीटर सड़क पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे शहर में चारों तरफ बदबू और बीमारियों का डेरा है। साथ ही कूड़ा गंगा में भी जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में उत्तरकाशी जिला प्रशासन से जवाब भी मांगा है और पूछा है कि आखिर शहर में कूड़े को डंप करने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई। लेकिन इस मामले में नगरपालिका और जिला प्रशासन के अधिकारी हल निकालने के बजाय गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कि 4 हफ्तों के अंदर इसका जवाब दें कि ये कूड़ा यहाँ पे क्यों डाला जा रहा है। तो जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है और नगर पालिका की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस कूड़े को यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये पूरा कूड़ा आप देखते हैं ये धीरे धीरे गंगा जी की ओर आ जाता है। जब बारिश होती है तो ये रिस के आज तक इस जो नगर पालिका का ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं, लेकिन अधिकारी उन आदेशों को भी नहीं मान रहे। और खबर चमोली से, चीन के साथ जो भारत का तनाव चल रहा है, इन सब के बीच चीन सीमा पर ही सेना ने खास ड्रिल की है। चमोली में चीन से लगी सीमा बाड़ाहोती और माणा के पास पहले ही सेना तैनात है और अब हवा से जमीन पर नजर रखने के लिए खास ड्रिल की गई। इसमें गौचर हेलीपैड पर सेना के जवानों ने पैराशूट से लैंडिंग की है, हेलीकॉप्टर से जवानों ने पैरा जंपिंग की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे जवान जो हर एक हमले का जवाब देने की पूरी तरह तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो एक के बाद एक पैराट्रूपर कैसे जंप कर रहे हैं और गौचर हेलीपैड पर सभी ने लैंड किया है। तो ये अभ्यास एक्सरसाइज यहां पर की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।